प्रौद्योगिकी यानी कृषि किस प्रकार से होती थी, यानी कृषि के अंदर कौन कौन से औजार यूज करते थे, उपयोग करते थे, किस प्रकार से कृषि करते थे, क्या एक खेत के अंदर 2 फसल एक साथ बोते थे, एक नहीं बोते थे, मतलब अलग अलग प्रकार से, और इसके कहाँ कहाँ पर अवशेष मिले हैं तो वो देखते हैं। तो कृषि प्रौद्योगिकी के अंदर देखते हैं कि ये खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। जैसे कि आज से 70-80 साल पहले बैलों का प्रयोग होता था खेत जोतने के लिए, अभी ट्रैक्टर के माध्यम से होता है, आप सभी को पता ही है। आगे देखते हैं कि जो चोलिस्तान, अब बात आते हैं कि चोलिस्तान कहाँ पर है। जैसे अपने भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर देखते हैं, जो भारत के अंदर जो थार का मरुस्थल है, यानी भारत के अंदर जो भी मरुस्थल है उसे बोलते हैं थार का मरुस्थल, और जो पाकिस्तान के अंदर जो राजस्थान और भारत के बॉर्डर पर होता हुआ है जो मरुस्थल है उसे बोलते हैं चोलिस्तान। उस चोलिस्तान और बनावली पड़ता है अपने हरियाणा के अंदर, वहां पर आपको हल्के प्रतिरूप है वो मिले हैं। हल्के प्रतिरूप का मतलब हल बने हुए ऐसे मॉडल होते हैं जैसे खिलौने टाइप होते हैं, वो मॉडल आपको मिले हैं। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये जो हल्के प्रतिरूप है ये मिले हैं, एक मॉडल थे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हल उस समय चलाकर खेती की जाती थी। आगे बात करते हैं कालीबंगा की। किसकी बात करते हैं? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर खेत जोते जाते थे, तो वो साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, जिसका संबंध आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से लगाया जाता है। हल रेखाओं का दो समूह जो समकोण पर काटते हैं, इस प्रकार से हल रेखाएं चलती थी। इन हल रेखाओं से ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। कैसे? जैसे एक फसल ऐसे बोई जाती इस रेखाओं के अंदर, दूसरी फसल है वो ऐसे बोई जाती है। ये पूरा खेत है, इस खेत के अंदर आधे खेत के अंदर इस प्रकार से फसल यानी आडी रेखाओं में, और एक प्रकार से एक फसल ऐसी खड़ी रेखाओं के अंदर बोई जाती। तो इस प्रकार से खेती होती थी। और ये जो फसल बोई जाती थी ये समकोण रेखाओं पर काटती, जैसे कि आपने देखा कि समकोण रेखाओं पर काटते हैं। हल रेखाओं का 2 समूह समकोण पर, जिससे हो सकता है कि एक ही खेत के अंदर 2 अलग अलग फसलें बोते होंगे, जैसे हमारे यहाँ भी बोते हैं अभी, तो फसल उगाई जाती है। आगे बात करते हैं अब फसल उगाने के लिए किस प्रकार के औजार का उपयोग करते थे। आज के समय में लोहे का उपयोग करते हैं, उस समय लोहा नहीं था। तो ये क्या किस प्रकार से बनाते थे? तो लकड़ी और पत्थर का जो फलक होता था, इन दोनों को मिलाकर ये क्या बना लेते? औजार बना लेते। और बात करते हैं उस समय जो धातु खोज हुई थी वो थी कांसा। कांसा बनता है, सबसे पहली धातु खोजी गई थी वो थी तांबा। फिर तांबा को किसमें मिला देगा? टिन। जब तांबा को टिन, जिसको रांगा भी बोलते हैं, इसमें मिला देने के बाद में ये जो धातु बनती है वो बनती है कांसा। क्या बनती है? कांसा धातु बनती है। तो उससे भी औजार बनते थे। आगे बात करते हैं अधिकांश जो हड़प्पा स्थल है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में भाई? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है, जहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती थी। यानी जो अपने राजस्थान और जो पाकिस्तान जो सटा हुआ क्षेत्र है, जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। आगे बात करते हैं कि जो नहरों के अवशेष मिले हैं, नहरों के जो अवशेष मिले हैं वो अफगानिस्तान के अंदर एक क्षेत्र स्थान पड़ता है जिसको नाम है सोर्टुगुई। वहां पर नहरों के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले? नहरों के अवशेष मिले सोर्टुगुई अफगानिस्तान से। यानी नहरों के द्वारा सिंचाई के सबसे पहले अवशेष कहां पर मिले हैं भाई? सोर्टुगुई अफगानिस्तान के अंदर मिले हैं। आगे बात करते हैं, परंतु पंजाब और सिंध प्रांत के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिंचाई अलग प्रकार से होती थी। यहाँ पर किसी प्रकार के पंजाब और सिंध में यहाँ पर नहरों के अवशेष नहीं मिले। नहरों के अवशेष सिर्फ और सिर्फ मिले हैं सोर्टुगुई अफगानिस्तान के अंदर। आगे बात करते हैं धोलावीरा, जो अपने गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर कौन से अवशेष मिले? यहाँ पर पहले नहरें तो थी नहीं, तो यहाँ पर जलाशय हुआ करते थे। उस जलाशय में जल का संचयन करते और उसी से कृषि कार्य या कृषि सिंचाई के लिए उपयोग में लेते। तो इस प्रकार से ये कृषि प्रौद्योगिकी हो जाती है। तो हमने अभी तक अपने 3 पॉइंट पूरे कर लिए हैं। आगे चर्चा आती है अर्नेस्ट मैके की। आप देख सकते हैं अर्नेस्ट मैके जी हैं। इन्होंने, इनकी एक किताब थी, ठीक है ना, वो किताब 1937 में प्रकाशित हुई थी। उसमें से कुछ जानकारी अपनी किताब के अंदर दे रखी है। उनकी किताब से ये जानकारी मिली कि अवतुल चक्की जो एक फोटो दे रखा है, ये देखो, ये अवतुल चक्की है। अवतुल चक्की के बारे में इन्होंने बताया कि ये अवतुल चक्की जो एक पत्थर आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पत्थर है, और ये किस काम आती थी भाई? अनाज पीसने के लिए काम आती थी अवतुल चक्की। अब ये अवतुल चक्की 2 प्रकार से बनाई जाती थी।
ठीक है ना, अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग चक्कियां होती थी, ठीक है ना। अब एक चक्की होती थी कैसे, जो कठोर और कंकरीले अग्निज पत्थर, जिसको हम बलुआ पत्थर भी बोलते हैं, एक उसकी बनी होती थी, जो किस काम के लिए आती थी भाई, अनाज पीसने के लिए काम आती थी, जो कठोर होती थी, मतलब कंकरीले अग्निज पत्थर से बनी होती। जैसे आज के समय की जो चक्कियां हैं वो एक कंकरीले अग्निज पत्थर के द्वारा बनती हैं, जिसकी बदौलत वो आसानी से घिसती नहीं है, तो उसकी बनती है। पहले भी ऐसी ही थी, वो अनाज पीसने के काम आती थी। और एक सालन पत्थर आता था, सालन पत्थर से क्या बनती थी भाई, जो जड़ी बूटियां पीसने वाली चक्कियां बनती थी, यानी उससे क्या पीसा जाता था, जड़ी बूटियां। आगे बात करते हैं हम अपने मोहनजोदड़ो के बारे में। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का ही एक शहर है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कब इसकी खोज हुई, किसने इसकी खोज की, सब पढ़ेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो जो शहर था वो दो भागों में बंटा हुआ था। जो पश्चिम की ओर जो क्षेत्र था वो दुर्ग वाला क्षेत्र कहलाता था, यानी ऊंचा शहर था, ठीक है ना, जो दुर्ग कहलाता, क्या कहलाता, दुर्ग। और जो पूर्व वाला हिस्सा था उसको निचला शहर कहा जाता था, यानी शहर दो भागों में बटा हुआ था। एक था दुर्ग जो पश्चिम में था, और एक था निचला शहर जो पूर्व दिशा में था। अब इसका एक अपवाद आता है, क्योंकि सभी शहर ऐसे ही बसे हुए थे मोहनजोदड़ो की तरह, लेकिन एक अपवाद आता है धोलावीरा का। धोलावीरा पड़ता है अपने गुजरात के अंदर। उसके अंदर क्या था कि जो पूरा शहर था वो दुर्ग, जो पश्चिम में दुर्ग था, मध्य के अंदर और बस्तियां बसी हुई थी, और जो पूर्व की ओर दिशा है उसमें निचला शहर था, यानी ये तीन भागों में शहर है वो धोलावीरा बटा हुआ था। ये एक अपवाद है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के अंदर हम देखा कि जो पश्चिम वाला क्षेत्र था उसको दुर्ग बोलते, और जो पूर्व वाला क्षेत्र था उसे निचला शहर बोलते। जिसका अपवाद हमने देखा कि गुजरात का जो धोलावीरा क्षेत्र है वो इसका अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व के अंदर आप देखने को मिलता है कि दुर्ग क्षेत्र है, बीच में मध्य में और बस्तियां बसी हुई है, और पूर्व की ओर निचला शहर बसा हुआ। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में क्या है। ये बस्ती का नियोजन क्या किया जाता था, यहाँ पर पहले किया जाता था, बस्ती की पहले प्लानिंग होती थी। जिस प्रकार से आज के समय में इंजीनियर पहले प्लानिंग बनाते हैं, हर किसी भी घर बनाने से पहले प्लानिंग बनाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी मोहनजोदड़ो का जो घर बनाया गया, बस्तियां बनाई गई, उसकी पहले प्लानिंग की गई। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम देखते हैं जब इसकी प्लानिंग इतनी पता नहीं चलती है, क्योंकि यह हड़प्पा खोजा गया पहला नगर था, हड़प्पा खोजा गया पहला नगर था, जबकि मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध नगर था। हड़प्पा पहला नगर था और मोहनजोदड़ो पहला प्रसिद्ध नगर था। अब हड़प्पा की जो दुर्दशा हुई वो किस प्रकार हुई, क्योंकि हड़प्पा की जो क्षेत्र था, हड़प्पा के अंदर जो भी मकान वगैरह बने हुए थे, उसके पहले क्या हो गया भाई, ईंटों की चोरी हो गई। जब यहाँ पर लोगों को ईंटें मिलने लगी तो लोग ईंटें अपने घर ले जाने लगे, उनसे घर बनाने लग गए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो एएसआई के पहले जनरल बने थे, उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, क्या लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि 100 मील तक रेल लाइन बिछाने जितनी यहाँ से ईंटें लेकर गए लोग, यानी 100 मील तक रेल पटरी बिछाई जा सकती थी, इतनी ईंटें यहाँ से लोग ले गए, जिसकी वजह से यहाँ की जो प्राचीन संरचनाएं थी वो नष्ट हो गई। इसलिए इतनी संरचनाएं यहाँ से इतनी मिलती नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ से ईंटों की चोरी कर कर ले गए। तो हड़प्पा की दुर्दशा हो गई, लेकिन मोहनजोदड़ो संरक्षित रहा। इसकी वजह से हम देखने को मिलता है कि यहाँ पर घरों की जो स्थितियां किस प्रकार थी, यहाँ गलियां कैसी थी, यहाँ की नालियां कैसी थी, पूरी की जो पूरे स्ट्रक्चर है गांव का, बस्तियों का, वो एकदम पड़ा हुआ अभी भी देखने को मिलता है। तो जो मोहनजोदड़ो है वो प्रसिद्ध नगर था और संरक्षित भी था, यानी इसकी कोई भी संरचना इतनी नष्ट नहीं हुई थी। अब इसकी जो नालियां थी वो पहले गली में खुलती थी, नालियां गली में, और गली से नालियां एक बड़े नाले के अंदर मुख्य सड़क में जाकर, जो मुख्य सड़क के पास में जो नाले थी उसमें आकर मिल जाती। एक नाले के ऊपर मैन होल रखा जाता, जिसके वजह से जो भी कचरा होता था उससे साफ करने में आसानी होती, यानी मैन होल भी रखा जाता था। यानी बहुत ही संरक्षित शहर था और बहुत ही नियोजित था, बहुत ही वेल प्लान था ये। आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से मोहनजोदड़ो है और मोहनजोदड़ो के अंदर घर बनाने की क्या स्थापत्य है। तो आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो का गृह स्थापत्य। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो का गृह स्थापत्य कैसा था, यानी मोहनजोदड़ो के अंदर घर किस प्रकार से बनाए जाते थे। यहाँ पर एक घर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि घर किस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसका बनाया गया है। तो हम गृह स्थापत्य देखते हैं कि जो मुख्य दरवाजे के सामने आंगन नहीं होता था, जैसे हमारे अभी भी देख सकते हैं वर्तमान समय में मुख्य दरवाजे के सामने आंगन होता है, लेकिन
पूरा नहीं होता है। पहले हम थोड़ा बरामदा रखते हैं, उसके बाद में अपना पूरा आंगन आता है। ये इसका कारण रहा होगा कि भाई लोग अपनी गोपनीयता रखते हैं प्राइवेसी की वजह से, कि भाई बाहर से जो भी जा रहा है, कोई कौन आ रहा है, उसे उनके कोई मतलब नहीं है। ये कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकते होंगे। 2 मंजिला मकान के यहाँ पर मिले हैं अवशेष, यानी मकान 2 मंजिला हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली है। इससे ये पता लगता है कि ये 2 मंजिला मकान भी हो सकता है। इधर दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते, दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते, दरवाजे गलियों में खुलते हैं। एक अपवाद मिलता है जो क्षेत्र पड़ता है गुजरात के तटीय इलाके पर लोथल, वहां पर जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। आगे बात करते हैं, खिड़कियां नहीं है। बहुत एक अचरज वाली बात है कि यहाँ पर खिड़कियां नहीं है। आगे बात करते हैं कुएं। कुएं किस लिए काम आते हैं? कुएं क्या करते हैं, एक घर के बाहर एक कक्ष होता, उस कक्ष में कुएं बनाते हैं। जिससे क्या होता है कि बाहर से कोई भी आदमी जो जिसको पानी पीना है, वो आकर पानी अपने आप पीकर चला जाता। यानी घर में किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं थी कि भाई आज पानी पिलाओ, तो बाहर ही कुआं होता है, और जिससे कि जो भी राहगीर आता है वो पानी पीकर चला जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो के अंदर, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर लगभग 700 कुएं मिले हैं। अब मोहनजोदड़ो के अंदर हमने दुर्ग की चर्चा की है। दुर्ग किस लिए काम आते हैं वो देखो। दुर्ग एक तो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, कोई भी विशिष्ट समारोह होता तो विशिष्ट समारोह के लिए और किसी भी कार्य के लिए, जैसे माल गोदाम, यानी यहाँ पर जो भी वस्तुएं, जो भी जैसे बोल सकते हैं हम गोला बारूद वगैरह, माल गोदाम यानी जो भी खाने पीने की चीजें होती थी वो सब यहाँ पर रखी जाती थी, माल गोदाम था। इधर एक विशाल सेनागार यहाँ पर मिला है, आप ये फोटो देख सकते हैं, विशाल सेनागार है, बहुत ही विशाल सेनागार बना हुआ है। इसकी हम आगे और चर्चा करेंगे इस सेनागार के बारे में। विशाल सेनागार मिला है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अनुष्ठानिक कार्यों के लिए होता है। अनुष्ठानिक कार्यों का मतलब ऐसा होता है कि जो पवित्र स्थान होते हैं वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वो हो सकता है अनुष्ठान होता हो, बड़ा यज्ञ होता हो, तो यहाँ पर स्नान करने के लिए होता होगा, ये बोल सकते हैं। विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, क्या है और इस चैप्टर के अंदर। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो आप देखते हैं कि जो जिला पड़ता है लड़काना जिला, जो पड़ता है सिंध प्रांत के अंदर, और सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। ये तो है पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ पर है वो देखो। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर ये बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। तो आपको जिला याद रखना, जिला लड़काना, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर ये शहर बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। आगे बात करते हैं इनका उत्खनन किसने किया। इस स्थल का उत्खनन सबसे पहले किसने किया, तो नाम आता है राखाल दास बनर्जी। कब किया? 1922 के अंदर इसका उत्खनन हुआ। फिर 1930 के दशक में भी इसका उत्खनन हुआ, जिसमें नाम आता है के एम दीक्षित का। के एम दीक्षित का पूरा नाम काशीनाथ दीक्षित और अर्नेस्ट मैके। इन्होंने 1930 के दशक में एक बार और उत्खनन किया इस सभ्यता का, इस क्षेत्र का। विशेषता क्या क्या है कि इस मोहनजोदड़ो के अंदर क्या क्या विशेषताएं ऐसी हैं जो इसको एक प्रसिद्ध नगर बनाता है। पहला नगर तो हड़प्पा नगर है, हड़प्पा सभ्यता का नगर है, और दूसरा जो प्रसिद्ध नगर है वो मोहनजोदड़ो। इसके प्रसिद्धि की क्या क्या खासियतें हैं, विशेषताएं क्या है वो देखिए। ये तो आध्यात्मिक नगर है। आध्यात्मिक नगर इस प्रकार है क्योंकि यहाँ पर दुर्ग जो क्षेत्र है वहां पर अनुष्ठानिक कार्य होते हैं, जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कार्य होते हैं, मतलब अलग प्रकार से यहाँ पर विशाल सेनागार बना रखा है, वो बना है। अब ये 2400 बीसी पहले बना था, यानी 2400 बीसी पहले इसका अस्तित्व था। 2400 बीसी, हमने बीसी और एडी के बारे में आपको बताया है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, 7 बार ये नष्ट हुआ और 7 बार बसा। तो कारण बताया जाता है कि इसका जो नष्ट हुआ वो बाढ़ की वजह से हुआ। फिर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए इसके, लेकिन एक कारण ये बताया गया कि मोहनजोदड़ो से 9 मील दूर, मोहनजोदड़ो से 9 मील दूर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सहवान। सहवान नामक स्थान से वहां पर रॉक फॉल्टिंग के अवशेष मिले, रॉक फॉल्टिंग के अवशेष मिले हैं, प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से 9 मील दूर एक क्षेत्र पड़ता है सहवान, वहां से यहाँ पर रॉक फॉल्टिंग के अवशेष मिले हैं। फिर एक इतिहासकार आते हैं जीएफ डेल्स बताते हैं कि जो ये रॉक फॉल्टिंग हुई, रॉक फॉल्टिंग के जो अवशेष हुए, जिस टाइम रॉक फॉल्टिंग हुई थी सहवान क्षेत्र के अंदर, उस समय की बात है। इस कारण क्या हुआ, विवर्तनीय घटनाओं के कारण, रॉक फॉल्टिंग की जो घटनाएं होती हैं
वो विवर्तनीय घटनाओं की वजह से यहाँ पर मोहनजोदड़ो के अंदर बाढ़ का आगमन हुआ और ये जो मोहनजोदड़ो जो स्थल था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये जो कारण बताए जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम मोहनजोदड़ो लगभग पूरा कर चुके हैं। आगे इसी प्रकार हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, पूरा बोर्ड पर लिखेंगे। आप क्या करें, साथ साथ में नोट्स बनाते रहे। यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आपको पूरी लगन के साथ में नोट्स बनाने चाहिए। और ये जो एनसीईआरटी है 12th क्लास की, ये हर एक एग्जाम में काम आती है और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद ही उपयोगी साबित होगी ये। तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहे। और यदि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस चैनल को पहली बात तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मेरा साथ है। जय हिंद।